नमस्कार दोस्तों, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। हम लोग आज डिस्कस करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे 5 ईयर प्लान के बारे में कि क्या वो 5 ईयर प्लान का रिजल्ट आज की डेट में अगर हम पास्ट को बैठ के देखते हैं तो क्या वो भारत के पक्ष में था या वो भारत के पक्ष में नहीं था। दोनों चीज़ों के ऊपर हम लोग करेंगे। एक रूपता थी दोनों प्लान में, मतलब आपने कोई एक आइडिया आपने शुरुआत की थी, आज 5 साल तक आपने उस पर काम किया और सडनली आप अगले वाले आप प्लान में जाते हो, आप पीछे का पूरा आइडिया आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, जबकि सरकार नहीं बदलती है, सरकार सेम है, तो सरकार के पास में कोई लॉन्ग टर्म के लिए शायद से प्लान नहीं था। तो ये सभी चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप लोग बेटा इंट्रोडक्शन बाद में पढ़ लीजिएगा। हम दिस सेशन हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अन अकेडमी, और अन अकेडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन यू विल गेट द एक्सेस ऑफ अनलिमिटेड लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग आपको मिल जाता है। आपको इसके लिए यू हैव टू डाउनलोड अन अकेडमीज लर्निंग ऐप। आपको इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। यू हैव टू सिलेक्ट CDS एफकैट एंड CAPF ओवर हेयर। यहाँ पे आपको बेटा मेरा नाम अर्पित पांडे आपको लिख के सर्च करना पड़ेगा। आप जैसे ही आप मेरा नाम लिखेंगे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे फॉलो करते ही यू विल गेट माई फ्री लाइव क्लासेस। फ्री लाइव क्लासेस भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको बेटा सब्सक्रिप्शन लेने पे 3042 कोर्सेज CDS एफकैट और CAPF पे ओपन हो जाते हैं। रिकॉर्डेड और लाइव तो अनलिमिटेड तो डेली बेटा चल ही रहा है, वो तो एक आपके लिए बेटा पर्क अलग से है। तो दोनों चीजें कि आप पहले ही दिन आप चाहते हो कि पहले ही दिन में पढ़ के सब कुछ मैं बराबर कर दूंगा, सोच होती है ना ऐसी, नई कॉपी आती है तो फिर लिखने का उस पर बहुत ज्यादा मन होता है और थोड़े ही दिनों में भूत उतर जाता है सब। तो वैसी सी चीज के लिए तो बाद में आपको बेटा लाइव क्लासेस ही आपको रास आएंगी। लाइव क्लासेस में क्योंकि द लेवल ऑफ इंटरेक्शन जो होता है टीचर्स के साथ में, और आप डायरेक्टली बोल के क्वेश्चन पूछ सकते हो, विच इज अ वेरी गुड थिंग फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये बेटा ये मेरे स्पेशल की फ्री क्लासेस ये पढ़ी हैं, ये थोड़ी सी ये दिख रही हैं बेटा 100 से ऊपर, तो यू कैन अटेंड दोस क्लासेस ऑल्सो। ANP सर बेटा मेरा कोड है, यू कैन फॉलो दिस कोड। अगर आपको कोई भी वीडियो मेरा ओपन नहीं हो रहा है तो यू कैन यूज माई कोड ANP सर, और ये इस तरीके से बेटा प्रोफाइल ब्लू टिक लगी हुई आ जाएगी, तो बेटा आप लोग कर लीजिएगा फॉलो। चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 9680 रुपीज का है, जो आपको 8712 रुपीज में पड़ेगा। और 14,000 का 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको बेटा 12,672 में पड़ेगा, 12,672 में, अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे। कोड मैं आपको बता चुका हूं ANP सर। अब बहुत ज्यादा बेटा टाइम नहीं बर्बाद करते, आ जाते हैं हम लोग। अब देखो बेटा एक चीज, FYP1 फर्स्ट ईयर प्लान, इस प्लान को बेटा नाम दिया गया था हरोल्ड डोमार मॉडल। पहले इस 5 ईयर प्लान के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो इसका टारगेट रखा गया था इनिशियल लेवल पे बजट एलोकेशन के थ्रू, कि ये एग्रीकल्चर को ये सपोर्ट करेगा, फिर ये विलेज के अंदर में ये इलेक्ट्रिफिकेशन ये करेगा, फिर ये इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करेगा, बड़ी इंडस्ट्रीज को, ठीक है, बड़ी इंडस्ट्रीज को ये सपोर्ट करेगा। ये 3rd नंबर पे चल रहा है। फिर इसके बाद में कहीं पे आएगा इंफ्रा के ऊपर में चर्चा होगी, बल्कि इंफ्रा शायद से आपका 4th पे भी नहीं था। आपका बेटा इंफ्रा जो था आपका बेटा काफी बाद में आता है। आपका जो ये था इरिगेशन चैनल्स के ऊपर में ये वर्क ये करेगा, यानी कि एग्रीकल्चर को ये वापस ये सपोर्ट ये करेगा इरिगेशन के लिए, ठीक है, यानी कि वाटर फैसिलिटीज को और बेटर क्रिएट किया जाएगा। उसके बाद में रोड्स और इंफ्रा की बात की गई थी, रोड्स और इंफ्रा के ऊपर में होगा, ठीक है। ये आपका बेटा फर्स्ट ईयर प्लान का जो आपका एलोकेशन था वो आपके सामने मैंने लिख दिया है कि इस तरीके से भाई एलोकेट करने की इन्होंने बात कही थी। आपको मैं रियलिटी बताऊं कि ये वाला प्लान जो था आपका 2069 करोड़ का था, जिसको बाद में बढ़ा के 2378 करोड़ किया गया था। और इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा जो चार्ज था वो आज भी है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो अनएम्प्लॉयमेंट का एक तरीके से आपका जो चार्ज था वो सबसे ज्यादा था। अब बेटा हम लोग आते हैं थोड़ा सा इस चीज के ऊपर में, अगर मैं मोटे मोटे मैं तौर पे बांटूं तो यहाँ पे ये जो 3 सेक्टर मैं पकड़ता हूँ, इसमें से बेटा 32% जो थे वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को जाने थे। आपका जो मॉडल है वो देखने में मुझे साफ बिल्कुल पता चल रहा है कि आप एग्रीकल्चर को आप सपोर्ट करना चाहते हो, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस चाहते हो,
इंडस्ट्रीज इसलिए आप डेवलप करना चाहते हो कि जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल हो तो उसकी खपत करने के लिए इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। इरिगेशन फैसिलिटीज फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर आप चाहते हो, आपने कहा जी सर। और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हो फॉर द सेक ऑफ दीज इंडस्ट्रीज एंड द कनेक्टिविटी ऑफ विलेजेस की, विलेजेस को आप कनेक्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे ये एक आर्गेरियन इकोनॉमी को की तरफ इस वाले का ज्यादा झुकाव था बजाय आपके इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी के। आपने कहा हाँ सर, लेकिन याद रखिएगा 1950 का वो दौर था जहां पे पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भाग रही थी सिवाय एक देश को छोड़ के, उस देश का नाम है चाइना। थोड़ी देर में मैं इस चाइना के भी बारे में मैं बात करता हूं। इस देश ने अपने आप को आर्गेरियन रखने का डिसीजन लिया। अब ये वाले मॉडल का जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है, हम लोगों को किताबों में पढ़ाया जाता है कि हम लोगों ने 2% ग्रोथ की उम्मीद की थी, हम लोगों को यहाँ पे 3.04% की हमें ग्रोथ मिल गई विच वॉज अ सक्सेस। लेकिन आपको मैं जो बिल्कुल फैक्चुअल तौर पे मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, ये तो मेरे प्लान था जो मैंने ऊपर मैंने लिखा है, इन्वेस्टमेंट जो सबसे ज्यादा हुआ है आपका बेटा टैक्सेशन, और उसके बाद में जो आपका रेलवे सरप्लस था वहां से बेटा फाइनेंशियल सोर्सेस को क्रिएट किया गया। उसके बाद में बेटा आपका जो पब्लिक सेक्टर था वहां से बेटा फाइनेंशियल सोर्सेस आते हैं जो इस मॉडल के लिए वर्क करेंगे। उसके बाद में बेटा आपका जो मिसलेनियस कैपिटल था उसके लिए हम लोगों ने सारी चीजों को हम लोगों ने जोड़ा। इस एक्सटर्नल असिस्टेंट यानी कि हमें जो फंड्स वगैरह जो मिलते हैं बाहर से, उसको हम लोगों ने यहाँ पे जोड़ा। और ये सब जाके जोड़ के हमारा जो बजट एलोकेशन था ये केवल उसका बेटा 61% ही बना पाता है, यानी कि बाकी की चीज हम डेप्थ में जाने के लिए पहले से रेडी थे। अब आपको कहा जाता है इस मॉडल के बारे में जो सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है कि ये वाला मॉडल केवल ऑन पेपर देखने में अच्छा लग रहा था, रियलिटी जब इसकी रिजल्ट्स जब इसके निकल के आए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थे। ना तो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस जो 0.4% था वो केवल वो 0.5% बाद में हो पाता है। इरिगेशन फैसिलिटीज में आपका पहुंचा, जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं पहुंची है तो इरिगेशन फैसिलिटीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करना हमारे लिए सही नहीं होगा। रोड्स जब तक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए नहीं है, तो यहाँ का जो पैसा आपने जो इन्वेस्ट जो किया वो पैसा बिल्कुल आपका बसर्क पे पहुंच जाता है बर्बाद होने की स्टेज में। आपके पास में जहां पे माइंस है वहां से आपको हालातों में, सही हालातों में रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, और आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की नाव पे अगले ही मॉडल में आप कूद जाते हो। इस मॉडल को बेटा कहा जाता है महल नोबीस मॉडल। क्या कहा जाता है? महल नोबीस मॉडल। अच्छा, इस मॉडल के अंदर में बेटा आईआईटी खोले गए थे इंडिया के अंदर, सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जहां पर बात हो रही थी कि बहुत से लोग ये कहते हैं आईआईटी खुलेगा तो स्किल्ड लेबर आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप उस जगह पे नहीं ला सकते हो जहां पे पहले से स्किल्ड लेबर ना मौजूद हो या पढ़े लिखे लोगों की तादाद ना ज्यादा हो। लिटरेसी इंडिया का क्या रेट रहा होगा आप खुद से आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरी बात है आपके पास में इंफ्रा नहीं है, तीसरी बात है आपके पास में बाकी की चीजें नहीं है। लेकिन आप जो FYP2 जो लेके आते हैं, अपना फाइनेंशियल ईयर प्लान आप जो अपना दूसरा लेके आते हैं, ये पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये सपोर्ट करता है। इस समय आर्गेरियन इकोनॉमी को हम लोगों ने बैक सीट पे रख दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि पूरा यूरोप भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा था। श्री जवाहरलाल नेहरू जी भी कहीं ना कहीं यूरोप की सोच से ज्यादा ताल्लुकात रखते थे बजाय एशियन इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को समझने के। वहीं चाइना जो है वो बहुत एक अलग स्टेज में जा रहा है माओ के अंदर में। चाइना ने आर्गेरियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया और ईयर 1980 तक एक्चुअली, इससे पहले बेटा यूएन खुद, यूएन उस टाइम पे नहीं कहा जाता था, लीग ऑफ नेशंस कहा जाता था, तो यूएन खुद इस वाली बात को मान रहा था कि हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जब तक नहीं जाएंगे तब तक देश डेवलप नहीं हो पाएंगे। लेकिन यूएन अपना 1990s में यही स्टेटमेंट चेंज करता है चाइना को देखने के बाद में, जिसने आर्गेरियन इकोनॉमी के होते वहां के लोगों को पहले एग्रीकल्चर की तरफ मोटिवेट किया, एग्रीकल्चर की तरफ मोटिवेट करने के लिए सरप्लस क्रिएट किया, सरप्लस क्रिएट करने के लिए उन्हें फैसिलिटीज देनी थी, तो फिर एग्रीकल्चर में जिन फैसिलिटीज की ज्यादा जरूरी थी उन्होंने उन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना शुरू किया और उसके लिए इंडस्ट्रीज लगाई, उसके लिए उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई। ना कि कोई बाइसिकल इंडस्ट्री चल रही है, ये इंडस्ट्री चल रही है, वो इंडस्ट्री चल रही है, ऐसा नहीं किया। ठीक है, उन्होंने प्रीमियर इंस्टीट्यूट अचानक से नहीं खोले। देश के अंदर उस समय एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट भी है, खास तौर से उस जगह पे जहां पे कि प्राइमरी एजुकेशन आज तक का मुद्दा है, वो तो ईयर 2000 में आके सर्व शिक्षा अभियान जब शुरू होता है
तब जाके आपका ध्यान जाता है प्राइमरी एजुकेशन की तरफ। ग्रीन रेवोल्यूशन जब आता है, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे, जब इस ग्रीन रेवोल्यूशन की जब नींव जब डाली जाती है, उस समय पे बात शुरू होती है अर्गेरियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने की। लेकिन उससे पहले के 3 5 ईयर प्लान इस चीज को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं 4 स्टील प्लांट्स, जिसमें कि हमें फॉरेन नेशन का सपोर्ट लेना पड़ा, जर्मनी का लेना पड़ा, यूएसएसआर का लेना पड़ा, ब्रिटेन का लेना पड़ा। ठीक है, ये हमें स्टील प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे आईआईटी जो खुलता है स्किल लेबर को बनाने के लिए खुलता है, लेकिन एक्चुअली में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना रैपिड होने ही नहीं वाला था, क्योंकि अभी भी हमारे पास में क्या हो रहा है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी जगह पे अगर हम लोग प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर अगर हम लोग उस टाइम पे ध्यान दिए होते, बिल्कुल पहला स्टेप क्या होता है, बच्चा भी जब चलना शुरू करता है तो पहले उसे एजुकेट करने की बात की जाती है। तो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर अगर हम लोग ध्यान दे देते तो बहुत से आज की डेट में जिन प्रॉब्लम्स को हम लोगों को आज टैकल करना पड़ रहा है वो हमें टैकल ना करना पड़ता। और ये रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, जिससे हम वेस्टर्न या ग्लोबल इकोनॉमी के ज्यादा टच में रहे हैं बजाय अपने एशियन एक कॉरिडोर एक एस्टैब्लिश करने के, ये सोच बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। और भारत 10 साल में ना केवल पैसा लगा के डेप्थ में आके ना केवल वो रिजल्ट्स नहीं पा पाया जो उसे पाने थे, बल्कि ऐसे रिजल्ट्स हाथ लगे जो आगे जाके हमारे ऊपर में बम की तरीके से फट जाते हैं। ये एक एनालिसिस था। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों मॉडल्स को आपको पता होना बिल्कुल जरूरी है कि यहाँ पे कौन कौन सी आपकी इंडस्ट्रीज लगाई गई, कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा स्टील प्लांट कौन से नेशन के एवरेज में लगाया गया था, कौन से नेशन के साथ में पार्टिसिपेट करके लगाया गया था। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आज तक हम लोग रोड के नाम पे उसकी भरपाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन जाके अब पूरा हुआ है, और पूरे इतिहास का सबसे तेज इलेक्ट्रिफिकेशन पिछले 8 सालों में हमें देखने को मिला है। रोड्स की जो स्पीड है वो अब हम लोगों को देखने को मिल रही है, अटल सरकार के भी टाइम पे हम लोगों को काफी तेज देखने को मिली थी। इवन जो स्टार्टिंग टेन्योर था मनमोहन सरकार का, उसमें भी हमें काफी फास्ट हमें देखने को मिला था। तो जो एक बेसिक कम्युनिटीज होते हैं उनको बेटा पूरी तरीके से गायब कर दिया गया था। इसको इवन बहुत से जो आपके इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा था दिस मॉडल वॉज बेस्ड ऑन अ वेस्टर्न मॉडल रादर देन एन एशियन मॉडल। मतलब उस टाइम पे वेस्टर्न इकोनॉमी एक एशियन इकोनॉमी को बिल्कुल अलग तरीके से माना जाता था। वहीं पे चाइना जो था वो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में ना पड़ के वो अर्गेरियन अपनी इकोनॉमी को ही उसने लगातार उसने 30 ईयर्स तक उसने करवाया। और आज आपको भी पता है कि अर्गेरियन का सरप्लस ने इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया रादर देन इंडस्ट्रीज का सरप्लस। और आप सरप्लस क्रिएट करने की किसी भी कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि ना तो आप पे लिटरेट पीपल्स थे, ना तो आप पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना तो आपके पास में क्या कहते हैं उसे, फॉरेन रिलेशंस इस तरीके के थे जो आपको इस तरीके से हेल्प कर सकते। आपको फॉरेन एड्स जो मिलते भी थे वो माल न्यूट्रिशन कम करने के लिए मिलते थे, वो आपको लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए मिलते थे। आपको फॉरेन एड्स भी उस टाइम पे किस तरीके से मिलते थे, ये बहुत ज्यादा ये सोच दिखाता है कि वेस्टर्न कॉरिडोर भी आपको किस तरीके से देख रहा था। तो ये दोनों मॉडल कहीं ना कहीं पे अगेंस्ट में निकल जाते हैं। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, ये एक बेसिक सी एक सोच है कि क्या हुआ था शुरुआत के 2 मॉडल्स में। ये तो इनका एक क्रिटिकल एनालिसिस हो गया। आपको कुछ उसका हिस्सा पसंद आया हो वो आपकी सोच है। ये 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आपका वो 9680 का है, ये आपको 8712 में मिल जाएगा। अब देखिए ये है फायदा, यहां पे आपको फायदा दिखता है। 14,000 का आपको जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको 12,672 में आपको मिलेगा। ऐसे कैसे मिलेगा, यू हैव टू यूज माई कोड ANP सर। तो आप मेरा कोड आप बेटा स्टैब्लिश करेंगे, यहाँ पे आप अगर मेरा कोड अगर आप डालेंगे तो यू विल गेट डिस्काउंट, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड डिस्काउंट। आई विल सजेस्ट यू गाइज टू गो फॉर द डिस्काउंट। और आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें इससे पहले कि 15 सितंबर से आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए। देखिए मैंने आपको पहले से वार्न किया था 1 जुलाई के आसपास में कि कॉस्ट बढ़ेगी, तो ये वाले की कॉस्ट आपकी बढ़ गई, इसकी भी बढ़ गई। बेटा नीचे के लेने पे क्या होता है, आप बेटा दोगे तो 7,920, लेकिन 6 मंथ्स के लिए। तो 12 मंथ का अगर आपको 9,680 में पड़ रहा है, जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपको 8,712 में मिल रहा है, विच इज क्वाइट गुड फॉर यू। ठीक है,
यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बेटा हिट कर दें और वीडियो को लाइक करना कभी भी मत भूलें। आई होप आपको बेटा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, मुझे भी इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू फॉर दिस सेशन।